जय हिंद। स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अगस्त मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है खान सर के द्वारा जो पब्लिश किया गया मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आज से स्टार्ट हो रही है अगस्त मंथ के जो भी रिसेंटली अगस्त मंथ जो बीती हुई है उसके हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगस्त मंथ के जितने भी आपको करंट अफेयर्स बनाए गए हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, उनको डिटेल से चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता होगा कि खान सर का जो मंथली मैगजीन्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और काफी सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम लोग उसी को आज के सेशन से एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी 17th बीपीएससी के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के लिए हो या यूपीएससी के लिए भी तैयारी करते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बिहार में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा उपलब्ध हैं सभी के लिए मतलब कि लाभदायक है। इसमें आज के सेशन में हम लोग जो है ना, सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल को स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिहार में जो भी अगस्त महीने में जो भी घटित घटनाएं हुई है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उसको हम लोग आज के सेशन में तथ्यों के आधार पर एनालिसिस करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग जो है एक डिटेल्स से इसको चर्चा करेंगे, एक एक आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। जैसे ही बिहार स्पेशल कंप्लीट होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है मुद्दे जैसे पॉलिटी को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखेंगे, सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बिहार स्पेशल को देखेंगे, है ना। तो चलिए बिहार स्पेशल में हम लोग आज के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिहार स्पेशल में जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए बिहार स्पेशल का, और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला आर्टिकल्स दिया गया है बिहार के लिए विशेष पैकेज, यानी बिहार राज्य के लिए विशेष पैकेज दिया गया। अभी रिसेंटली आर्थिक सर्वेक्षण बिहार बजट जो आई हुई है उसमें ये दिया गया था बिहार के लिए जो विशेष पैकेज इस साल मिला है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है इसके संदर्भ ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में समझते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र बजट 2024 पेश करते हुए बिहार के लिए व्यापक विकास योजना की घोषणा की है, यानी कि बिहार राज्य के लिए व्यापक विकास के लिए घोषणा की है। और इसमें आपको जो है विशेष पैकेज दिया गया। हालांकि ये बजट प्रस्तुत करने से पहले काफी ज्यादा चर्चा में था कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिला है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा दिया गया, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। और अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसके द्वारा ये जो ना बजट पेश किया जाता है, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है 2024 के केंद्र बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि बिहार राज्य को सिर्फ 58,900 करोड़ रुपए दिए हैं बिहार राज्य को एक पैकेज के तौर पर। इसमें ये किन किन चीजों में, किन किन तथ्यों पर जो इसको खर्च करेंगे इसके बारे में भी वो आपको निर्धारित कर दिए हैं। तो इसमें देखिए ये आप आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 58,900 करोड़ रुपया बिहार को केंद्र सरकार के तौर पर दिया गया है ना। तो कहा जाता है बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की गई है, यानी कि 58,900 रुपयों में से 26,000 करोड़ रुपए जो है ना बिहार में जो सड़क निर्माण के लिए दिए गए हैं। और उनमें में से भी कौन कौन से सड़क यानी कि बनाए जाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। उसमें से आपका पटना से पूर्णिया डायरेक्ट जो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भाई उल्टा पुल्टा करेगा आपके ऑप्शन में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल शामिल किए जाएंगे, यानी कि 3 एक्सप्रेसवे के तौर पर देखे जाएंगे, 2 एक्सप्रेसवे और एक पुल के तौर पर बनाए जाएंगे। इसमें से आपको 26,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, और एक पुल बनाए जाएंगे बक्सर में जो गंगा नदी पर 2 लेन वाला होगा। देखिए ये 2 लेन है, आपको एग्जाम में जो ऑप्शन में यहाँ 2 लेन की जगह 3 लेन, 1 लेन भी दे सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में इस प्रकार आप देख रहेंगे। आप अगर इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी प्रैक्टिस सेट के तौर पर कोई भी कोचिंग संस्थान का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनमें आपको इस तरह से सवाल देखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, बिहार के भागलपुर जिले के पीरपेंती में, यानी बिहार में जो भागलपुर जिला है उसमें एक जगह है पीरपेंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यानी कि भागलपुर में जो ना एक आपका 2400 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने रुपए लागत होंगे, 21,400 करोड़, यानी कि 26,000 करोड़ सिर्फ आपका सड़क में लगेगा, और 21,000 जो है ना आपका भागलपुर में पीरपेंती में जो है ना 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये 2 चीजों में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है ना। 26 + 21 करेंगे तो आपका
47 हो जाएगा, है ना। तो लगभग इसी में से लगभग आपका इसमें से खर्च किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका कहा जाता है बिहार को कोसी मेची अंतर्राज्यीय संपर्क जैसी परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। और पूर्वोदय योजना के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ बिहार का व्यापक विकास किया जाएगा। तो देखिए ये राज्यों के नाम ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होगा, पूर्वोदय योजना के तहत कौन कौन से राज्यों का व्यापक विकास किया जाएगा, किन राज्यों के साथ। तो यहाँ पे जैसे झारखंड दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, उड़ीसा दिया है, या आंध्र प्रदेश की जगह कोई और स्टेट दे सकता है। तो आप चारों स्टेट का ध्यानपूर्वक नाम रखिएगा, है ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ये व्यापक विकास किए जाएंगे। केंद्र सरकार विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर नालंदा के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। अब ये भी याद रखना, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, उसके तो महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और नालंदा को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाएंगे। ये हो सकता है ऑप्शन में जो है ये इस तरह से 3 देखने को मिलेगा और चौथा दे देगा, है ना, 4 दे देगा। 4 में से आपको उसमें नेक्स्ट में कहा जाएगा इनमें से केंद्र सरकार के द्वारा किन किन चीजों पे विकसित करने के लिए सहायता प्रदान किया गया बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा। तो आपके ऑप्शन ए बी 2 होगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या चौथा जो देगा उनको भी शामिल कर देगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका वही निचोड़ है, सेम है, ओके। देखिए आप सेम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, केंद्र सरकार का बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल सुविधाओं के निर्माण की योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता के साथ पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करेगी। ओके, चलिए वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंक को एमडीबीएस से सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार बिहार को किस तरह से पैकेज मिला है, क्या क्या चीजें मिली है, इनके बारे में हम लोग तमाम चीजों को डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे इस ये चर्चा में है। कहा जाए तो वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पा रहा है। यानी कि जो वन विभाग जो है, वन विभाग अब मान के एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो उसके लिए जो है ना उनको जगह भी चाहिए, खेत चाहिए, रास्ता चाहिए, है ना। उनके बीच में कहीं ना कहीं ये वन आ रहा है, तो वन को जो है ना वन विभाग जो है इसको मंजूरी नहीं दे रही है, इसी वजह से ये एक्सप्रेसवे नहीं बन पा रहा है। तो इसके बारे में चर्चा में था, इसको डिटेल से चर्चा करते हैं हम लोग। कहा जाए तो वन विभाग की निष्क्रियता के कारण बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। ये ध्यान रखेंगे। काशी कोलकाता के बारे में बोला जा रहा है। कहां से, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली जो है ना एक एक्सप्रेसवे है काशी कोलकाता एक्सप्रेस, जो बिहार में जो है ना आपका ये जो निर्माण के लिए बाधाएं बन रही है। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे वे राज्य के 16वें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह सड़क बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, ये भी ध्यान रखेंगे। काशी कोलकाता जो है बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होने वाली है काशी कोलकाता एक्सप्रेस, और ये जो 61वां राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर अधिसूचित किया गया, ये भी आंकड़ा ध्यान रखेंगे। कहा जाता है 6 लेन की इस एक्सप्रेसवे के बनने से वाराणसी से कोलकाता की दूरी 24 घंटे के बदले मात्र 7 घंटे की दूरी पर की जाएगी। उसके यह सड़क उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रेवासा गांव के निकट NH-19 से शुरू होकर चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश किए जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखना भाई, नाम याद रखना। ये सब समझाने लायक तो नहीं है, आपको याद करना होगा। आपको ऑप्शन में इस तरह से सवाल देखने को मिल सकता है। तो रेवासा गांव में से निकलेगी, उसके चंदेली होते हुए बिहार में चांद में पहुंचेंगे, ठीक है। उसका दिया सड़क बिहार के चैनपुर, रामपुर, तिथोतू, कुडुम्बा, इमामगंज, संग्रामपुर होते हुए झारखंड के हंटरगंज में प्रवेश करेगी। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 672 किलोमीटर है। इस सड़क की कुल लंबाई कितना है? 672 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए काशी कोलकाता एक्सप्रेस बिहार में आपका 161.60 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 22.8 किलोमीटर, झारखंड में 202.60 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 285 किलोमीटर। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं काशी कोलकाता एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी किस राज्य में आपको करती है, किस राज्य के साथ जुड़ती है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा 285, और सबसे कम यूपी में, ठीक है, 22.8 किलोमीटर। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल कहा जाता है आदिवासी लोक कला को समर्थन। आदिवासी लोक कला को समर्थन, ये संदर्भ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना ने आदिवासी समुदाय द्वारा निर्मित कला व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू की है। यानी कि NIT पटना जो है ना
हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। इसी बारे में ये चर्चा में है। आदिवासी लोक कला को समर्थन, यानी आदिवासी जो हस्तशिल्प ज्यादातर आदिवासी लोग ही बनाते हैं, तो उसके जो समर्थन के लिए एक बाजार के तौर पर उपलब्ध कराने के लिए एक पहल की गई है। किसके द्वारा? NIT के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय व अनुसूचित जाति के लोगों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना प्रशिक्षित कर कुशल बनाएगा। आदिवासी कोलकाता को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने IIT पटना को प्रोजेक्ट दिया। ये किसको दिया? IIT पटना को दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके लिए सरकार की ओर से 74 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें उन्हें पारंपरिक कलाओं को उन्नत बनाने, ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने, ग्राहकों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जोड़ने आदि को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। ठीक है, ये समझाने लायक तो है ही नहीं, आप सभी इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। बिहार में सोलर पावर प्वाइंट लगाने हेतु ऋण, नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाली है। बिहार में सोलर पावर प्वाइंट लगाने हेतु ऋण। संदर्भ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत बिहार में किसानों को सोलर पावर प्वाइंट स्थापित करने के लिए प्रमुख बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसके द्वारा लागू किया है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये किस योजना के तहत? ये कुसुम योजना के तहत क्या लागू किया है? बिहार में सोलर पावर प्वाइंट लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। किसके द्वारा? किस योजना के द्वारा? कुसुम योजना के द्वारा। PM कुसुम योजना के तहत बिहार में अपनी जमीन पर सोलर पावर प्वाइंट लगाने के इच्छुक किसानों के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी किसान चाहते हैं कि मैं अपना खेतों में, अपनी जमीनों में सोलर पावर प्वाइंट लगाएंगे, तो उसके लिए आपको सरकार जो है ना कुसुम योजना के तहत आपको ऋण प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जमीन देंगे तो सिर्फ आप समाज सेवा के लिए, नहीं, आपको सब्सिडी के तौर पर आपको रुपया भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहा जाता है, इस योजना के तहत 1 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए 4 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसके लिए 4 एकड़ की जमीन होगी 1 मेगावाट के लिए। इसके बाद जितना आप मेगावाट लगेंगे उतना गुना 4 एकड़ कर दीजिए। ठीक है, 5 मेगावाट लगाना चाहेंगे तो उसके लिए 5 गुना 4 यानी कि 20 एकड़ की जमीन की जरूरत होगी। इस तरह से यह डाटा बता दिए गए। इसके लिए केंद्र सरकार 1.05 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 45 लाख रुपए सब्सिडी देगी। बाकी रकम बैंक ऋण के तौर पर देगा। ठीक है, ये भी बता दिए गए किस तरह से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा और सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई एक पहल है। आपको ये भी पूछे जाएंगे कुसुम योजना कब से शुरू की गई है? 2019 से। ठीक है, यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये कुसुम योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अब देखोगे तो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इस तरह से सवाल बनाए गए हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा ये आती है। तो ये आपका कुसुम योजना किसके अंतर्गत आती है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य किसानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को अधिक उपजाऊ बनाना है। उसके बाद बिहार के स्थापित प्रमुख सोलर प्वाइंट, ये आपको ध्यान रखना है भाई। कहा जाता है कजरा सोलर प्वाइंट कहां पे है? कजरा सोलर प्वाइंट आपको ये सब चीजें मिलान चिन्ह के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। ये लखीसराय में है। इसकी क्षमता 185 मेगावाट जो है ना निर्माणाधीन है। फिर 35 सोलर प्वाइंट ये भागलपुर में है। अभी जस्ट आपको इसके बारे में हम लोग देखें कि बिहार बजट के तौर पर जो है ना आपको केंद्र सरकार इसमें भी जो है ना आपको 11,000 करोड़ रुपए इसमें आपको दिए जाएंगे, है ना। तो आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। उसके बाद कहा जाता है जमुई सोलर प्वाइंट, ये जमुई में है। ठीक है, उसके बाद कादिराबाद फ्लोटिंग सोलर प्वाइंट ये दरभंगा में है और बांका सोलर प्वाइंट ये बांका में है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल रहती है प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता। प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता में कहा जाता है बिहार के प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता दोगुनी करने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। राज्य में अभी प्रति व्यक्ति सालाना 25 अंडे की उपलब्धता है। इसे बढ़ाकर 50 करने का लक्ष्य है। यानी कि बिहार सरकार चाहती है कि अंडा के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी स्थान प्राप्त करें। इसीलिए अभी जो है इसको दोगुनी जो है उपलब्धता कराने के लिए इसमें मतलब कि फोर्स किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जाता है इसके लिए जीविका के माध्यम से 40,000 महिलाओं को चूजे भी दिए जाएंगे। उसके बाद राज्य में इस अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं जल्द लागू की जाएगी। और अभी राज्य में
प्रतिदिन 50 से 55 लाख अंडा उत्पादन होता है, अर्थात प्रति वर्ष 182 से 200 करोड़ तक अंडे उत्पादन होता है। अतिरिक्त जरूरत पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अंडे का आयात किया जाता है। यानी कि बिहार इतना अंडा जो है ना उत्पादन करने के बावजूद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से जो है ना ये आयात करते हैं अंडे को। ठीक है, तो इसलिए ये बिहार सरकार ने ये पहल की है। उसके बाद बिहार में अंडा उत्पादन बढ़ाने के फॉर्म स्थापित करने हेतु सामान्य, पिछड़ा व अन्य अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 30% और SC/ST किसानों को 40% अनुदान दिए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना है भाई, जो है अत्यंत पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको 30% और SC/ST वालों के लिए 40% का अनुदान दिए जाएंगे। जैसे गोपालगंज 8,87,000 अंडा प्रतिदिन उत्पादन के साथ बिहार में प्रथम स्थान है। आपको ये भी पूछे जाएंगे बिहार में पहला स्थान पर कौन से जिले हैं जो अंडा के उत्पादन क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे है, तो गोपालगंज है। ये 8,87,000 अंडा प्रतिदिन जो है ना ये उत्पादन कराते हैं। जबकि अरवल सबसे कम है, 7,166 अंडा प्रतिदिन उत्पादन के साथ अंतिम स्थान पर है। भारत में अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल और आज के सेशन का अंतिम आर्टिकल रहने वाली है, कहता था राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा वाहनों की तैनाती। बिहार में मार्च 2025 तक कुल 6215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सुरक्षा वाहनों की तैनाती की जाएगी और इसके तहत 114 राजमार्ग गश्ती वाहन यातायात प्रबंधन और सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और पहले चरण में लगभग 50 किलोमीटर पर वाहन तैनात रहेगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय को परिवहन विभाग से पहले चरण में उपकरणों सहित कुल 56 राजमार्ग गश्ती वाहन के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। कहा जाता है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों NH की कुल लंबाई 5955 किलोमीटर है। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार 14वें स्थान पे है। घातक सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार 7वें स्थान पर है। प्रति 100 दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में बिहार दूसरे स्थान पे है। सड़क दुर्घटना प्रति 10,000 वाहनों में बिहार दूसरे स्थान पे है। बिहार में 44.7% हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है। ये आंकड़े आपको फैक्चुअल है, आपको इसको याद रखना होगा भाई, है ना। तो ये आपके हुए आज के सेशन के लगभग 8 से 9 आर्टिकल्स को हम लोग देखें। इसी तरह से हम लोग डेली कवर करेंगे और 8-9 आर्टिकल्स लेके कवर करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपको भी कम समय में आपको तैयारी हो जाएगी और इस तरह से आपके भी लोड नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्री टाइम में भी आप निकाल के देख सकते हो और इसको बार बार रिवीजन कर सकते हो। सिर्फ आप वीडियो भी सुन लेते हैं ना लगा के, तो उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और आज का क्लास कैसा लगा जरूर रिव्यू दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा और कल के सेशन को और बेहतर कर पाऊंगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।